नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की टॉपिक तो वही एफ ब्लॉक एलिमेंट, दो प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके थे, है ना। देखो तीसरी प्रॉपर्टी लेंथेनाइड देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक ही चीज़ होती है। मैं बोलूँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन, है ना। ये चीज़ क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है ना। वैसे क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जाता है। तो अपन सिर्फ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक ही चीज़ होती है, मान के चलना, कोई बाकी अलग नहीं है, समझिए। तो मैं आप लोगों को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा देती हूँ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर क्या होता है कि जैसे अपन क्या बोलते हैं कि एक तो होती है अपने पास एटॉमिक रेडियई, है ना, एक होती है अपने पास आयनिक रेडियई, समझ में आ रही। या मैं काम करती हूँ, आयनिक रेडियई को मैं उधर लिखती हूँ। एक तो क्या होता है अपने पास एटॉमिक रेडियई, एक क्या होती है आयनिक रेडियई। एटॉमिक रेडियई का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एन एटम, यही बोलूँगी। आयनिक रेडियई का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू एन आयन। अब ये आयन नेगेटिव भी हो सकता है और ये आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को अपन आयन कहते हैं, और ये दोनों के रेस्पेक्ट में मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन के लिए बोला जाता है ना। जो अपन रेडियई पढ़ते हैं ना, आयनिक रेडियई, वो मोस्ट कॉमन किसके लिए बोली जाती है, पॉजिटिव आयन के लिए बोली जाती है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। पहली चीज़ तो ये वो इस पॉजिटिव आयन के लिए बोली जाती है, नेगेटिव के लिए बहुत कम यूज़ दिया जाता है। अब एटॉमिक रेडियई की बात करें तो किसी न्यूट्रल एटम की बात करेंगे, है ना। आयनिक रेडियई की बात करें तो किसी आयन की बात करेंगे, ठीक है। अब रेडियई होती क्या है, ठीक है। आयनिक बोलेंगे तो बोल देंगे आयन की, एटॉमिक बोलेंगे तो बोल देंगे एटम की, है ना। तो क्या होता है किसी भी स्पीसीज, आई सी टू मीन दैट स्पीसीज का मतलब वो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है ना। के न्यूक्लियस सेंटर के न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना। क्या कहा एटॉमिक रेडियई और आयनिक रेडियई के लिए कि किसी स्पीसीज, मतलब दोनों आ गए इसमें, किसी स्पीसीज के सेंट्रल और या मैं कहूँ सेंटर और उसके आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियई कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, रेडियई कहलाती है। अगर अपन एटम की बात करें दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियई, अगर अपन आयन की बात करें दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियई। बात समझ में आई क्या, क्लियर ये चीज़। अब देखो लेंथेनाइड क्या करते हैं, है ना। क्या होता है लेंथेनाइडों में, लेंथेनाइड एक ग्राफ होता है किस किस के बीच में, एटॉमिक नंबर के बीच में, है ना। समझ रहे हो,
और किसके बीच में होता है, रेडियाई के बीच में होता है। अब चाहो तो आप यहाँ पे आयनिक रेडियाई लिख लो, चाहो तो एटॉमिक रेडियाई लिख लो। इनकी रेडियाई को ऑर्डर कैसे चलता है, ऐसे, समझ में आ रही। ये क्या होता है, लेंथ है ना, और ये क्या होता है, ल्यूटेशियम। समझ में आ रही। तो इनका ऑर्डर कैसा होता है, कंटिन्यू डिक्रीजिंग फॉल ऑर्डर होता है। समझ में मेरी बात, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होने के कारण इसका मतलब क्या है कि अपन कह सकते हैं कि लैंथेनाइड में, है ना, लैंथेनाइड्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखूँ मैं, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, है ना, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, एनडी होता है ना, प्रोमेथियम, सेमेनियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पोन्सियम, होल्बियम, आएगा नहीं ना ये, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, है ना। नाम लिख दिए मैंने लैंथेनाइड के, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेनियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पोन्सियम, होल्बियम, इर्बियम और इट्रिबियम और ल्यूटेशियम। समझ में आ रही, होलियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटेशियम, ठीक है। जब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो क्या कहता है, क्या होता है कि जब अपन सीरीज में, है ना, लेफ्ट टू राइट, है ना, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब क्या है, साइज का मतलब एटम का है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, आयन बोले आयनिक, है ना, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, है ना। और यही क्या कहलाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही क्या कहलाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है कि लैंथेनाइडों का साइज उनकी सीरीज में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर ये वाली बात भी, ये क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ दूसरी देखो, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, तो डेफिनेशन पता हुई। दूसरी चीज़ देखना, और ग्राफ अगर एटॉमिक नंबर और रेडियस के बीच में खींचा जाए तो वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा व्हेन वी मूव लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ठीक है। अब चाहो तो ये ग्राफ केवल लैंथेनम ल्यूटेशियम में रख लो, चाहो तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रख लो, है ना, या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रख लो, या या फिर एटॉमिक रेडियस बोल तो न्यूट्रल फॉर्म में रख लो। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। ये क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब देखो केसेस ऑफ लैंथेनॉइड और लैंथेनाइड एक ही चीज़ होती है। मैं कभी लैंथेनाइड बोलूँ कभी लैंथेनाइड बोलूँ, लिखूँ तो भी एक ही चीज़ है ना, तो वो उससे कंफ्यूज मत होना कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई और क्या हो गया, है ना, वो चीज़। केसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो क्या केसेज है ना, इसको 18वीं में अब क्या पढ़ेंगे अपन, केसेज पढ़ेंगे, क्यों होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो केसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो क्या होता है,
मैं ये कहूँ अपन डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़े हैं, ये चीज़ पढ़े हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़े हैं अपन कि उनकी जो साइज होती है ना, साइज में इरेगुलरिटी पाई जाती है, ठीक है। और उनकी साइज को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला दूसरा देखो, एक तो कौन सा पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और दूसरा पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट, है ना, क्लियर। ये चीज़ पढ़ी थी अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट में। आप लोगों को याद हो तो, है ना, नहीं याद है तो याद कर लेना, यही हो सकता है, ठीक है। बाकी तो और मैं उसको हेल्प कर नहीं सकती, आप लोगों की पढ़ा दिया है मैंने, ठीक। अब देखो इसमें इसके कारण क्या होता है, साइज पर इसका इफेक्ट क्या होता है, साइज कम हो जाती है ना। इसके कारण साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साइज बढ़ जाती है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें ये दोनों इफेक्ट वर्क करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से इफेक्ट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। एक तो साइज को कम कर देता है, एक साइज को बढ़ा देता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। इसलिए उनकी साइज, बोले तो एलिमेंटों की साइज कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, वो चीज़ देखते हैं। अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट में ये चीज़ बनाई थी, ये n-1d, ये ns, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया, ठीक, ये था। अब यहाँ पे भी बनाते हैं ये चीज़, देखो मतलब लगभग सेम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका। सेम तरीके से कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस सेल में आता है जो न्यूक्लियस के पास में होती है। इसमें भी इसी सेल में आता है, बाहर वाली में थोड़ी आएगा, इसी सेल में आता है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट में भी इस सेल में आता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, इस सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, या तो यहाँ आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट में, और डी ब्लॉक में कहाँ आता है, वहाँ आता है, ठीक है। ऐसे ही इसके जस्ट बाहर क्या होती है, पैरेंटीमेट सेल, और इसके जस्ट बाहर क्या होती है, वैलेंस सेल। समझ में आ रही, ये क्या हो गई वैलेंस सेल, ये क्या हो गई पैरेंटीमेट सेल, और ये क्या हो गई एंटी पैरेंटीमेट सेल। बात समझ में आ रही। इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। और बताओ 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, तब तक आते हैं जब तक कि भर नहीं जाता है ना। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं पहले से। बताओ ये मौजूद हैं, है ना, ये मौजूद क्यों हैं, क्योंकि इनका भी, इन पर भी क्या लग रहा है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। न्यूक्लियस का क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था F0 में, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इसके होने का नहीं होने का कोई मतलब नहीं है ना। अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा, ना तो रिपल्शन करेगा, ना अट्रैक्शन। तो बताओ इस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो उस कंडीशन में, तो ये इससे अट्रैक्ट रहेगा, समझ रहे हो, ये इससे अट्रैक्ट रहेगा। तो इसका साइज ऐसा हो गया, ये ये न्यूक्लियस हुआ, ये n-2, ये n-, देखना जरा इधर बनाते हो ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को, बस ध्यान रखना दो ही इफेक्ट होते हैं। काम आएगा वहाँ बता दूंगी आप लोगों को,
ये देखो, ये न्यूक्लियस, ये n-2, ये और ये, समझ में मेरी बात? अट्रैक्शन हुआ और इसका साइज कम हो गया। ठीक है, ये किस कारण था? इनमें और इनमें इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ठीक है, समझ में ये बात? अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ आते हैं? इसमें। और ये कौन सा सेल है? एंटी पेलेंटीमेट। और ये कौन सा सेल है? वो सेल है जो न्यूक्लियस के पास है। और ये कौन सा सेल है? जो 4f है ना, या f है। एक टेनेड में 5f की बात करेंगे ना, ये वो सेल है जो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में स्थित होता है। अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तो ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में है। बताओ, अट्रैक्शन होगा तो ये खींच के न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा, है ना, खींच के क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ चला गया। अब देखो ये क्या है? n-1d, ये क्या है? ns। बताओ, ये तो न्यूक्लियस के पास में चला गया। अब जैसे मैं बात करूँ F0 से भरा F1, फिर F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, यहाँ तक। बताओ, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी तो बढ़ेगी। समझ में आ रही? मतलब माइनस का भी बढ़ेगा तो प्लस का भी बढ़ेगा। समझ में आया? तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सेल जो एंटी पेलेंटीमेट सेल है वो न्यूक्लियस के कहाँ चली जाएगी? पास में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये न्यूक्लियस के पास में चली गई, है ना, अगर ये न्यूक्लियस के पास में चली गई तो मुझे एक बात बताओ, इनसे दूर हट जाएगी, है ना, इनसे दूर हटी तो अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होती, है ना, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, तो बताओ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता एंटी पेलेंटीमेट में तो बाकी दोनों सेलों पर उसका प्रभाव पड़ता। वो बाद में देखते हैं कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, वो अपने को पता है ना, समझ में आ रही है? उसका प्रभाव पड़ता, लेकिन ये खिंच के अंदर चला गया, है ना, न्यूक्लियस के पास में, तो ये इन दोनों से ज़्यादा दूर हो गया, है ना। बताओ, दूर हो गया तो इसका इफ़ेक्ट इन दोनों के इफ़ेक्ट पर बहुत कम हो गया, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं ये कहूँ, ये पेलेंटीमेट और वैलेंस सेल एंटी पेलेंटीमेट सेल से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और एंटी पेलेंटीमेट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं होने का मतलब क्या है? रिपल्शन नहीं होता है ना, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन आए जाए तो अट्रैक्शन फील करेगा, अंदर चला जाएगा, साइज कंटिन्यूसली कम होता जाएगा व्हेन वी इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ एंटी पेलेंटीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में? ठीक है, ये तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में चला जाता है ना, न्यूक्लियस के क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा पास में चल जाएगा, बहुत ज़्यादा पास में चल जाएगा। इसका मतलब ये इनसे दूर हो जाएगा, और अगर ये इनसे दूर हो गया तो मुझे एक बात बताओ, इसके इलेक्ट्रॉनों का जो पेलेंटीमेट और वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में पड़ता था, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में पड़ता था। जो अंदर वाला सेल है पेलेंटीमेट सेल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता था, यहाँ पे वो रिपल्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है ना। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। या मैं कहूँ जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात, ये प्रेजेंट रहता है, ये एब्सेंट रहता है। अब ये क्या करता था, साइज को कम करता, सॉरी ये क्या करता था, साइज को बढ़ाता था, और ये क्या करता था, साइज को कम करता था। तो बताओ वो तो एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, तो इफेक्ट कौन सा लगा इस पर, केवल ये लगा, और ये लगा तो इसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में, ये क्या हो गया इसका, लेंथ एंड कंट्रैक्शन क्यों प्रोसीड होता है, क्यों होता है ऐसा, वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि अपन लेंथ एंड कंट्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, या इनका साइज डी ब्लॉक एलिमेंट की कंपैरिजन में अलग होता है। ये अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं, जबकि वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, ये लेंथ एंड कंट्रैक्शन शो करते हैं, बोलते हैं इनका साइज कम होता ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये है ना। दूसरी चीज़, अगर कोई आयन है ना, सपोज करो अपन इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ही बात करते हैं, है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ही बात करते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज ये कोई आयन है ना, क्लियर क्या। जैसे मान लिया मोस्ट कॉमन क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये इस आयन के रूप में है। बताओ ये तब होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये कब शो करते हैं, जब शो करते हैं तब की कब शो करते हैं, तब शो करते हैं जब n-1d सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। n-2f की बात नहीं कर रही हूँ, n-1d में से निकल जाए और ns में से निकल जाए, है ना। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये तभी तो शो करेंगे जब इलेक्ट्रॉन n-1d में से निकल जाएगा, समझ में, और जब इलेक्ट्रॉन ns में से निकल जाएगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये शो करते हैं क्या, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये लिखा मैंने न्यूक्लियस, ये n-2 सेल मतलब एंटी पेलेंटिमेट सेल, और ये यहाँ पे पेलेंटिमेट और वैलेंस सेल। बताओ ये भी 0 और ये भी 0, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो बताओ इनके होने का और नहीं होने का कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को आना किस में है, f ऑर्बिटल में, है ना, मतलब f सब सेल में, कौन सी एंटी पेलेंटिमेट सेल में, न्यूक्लियस के जो पास में, इनमें तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं। अब अपन क्या देखेंगे, सिर्फ आने वाली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की नेचर ही देखेंगे। और उनकी नेचर कैसी होती है कि न्यूक्लियस में जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, है ना, क्या है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो आयनिक, आयन की बात करें ना अपन, आयनिक रेडियो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। और मुझे एक बात बताओ, ये तो क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यही क्या कहलाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। समझ में आप लोगों को ये चीज़ भी, क्योंकि इनको तो चाहो तो मैं इस तरीके से लिख दूँ, है ना। और अपन लिखते क्यों है कि जैसे एफ सब सेल के भरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन आए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, n-1d और NH में तो आएंगे, इसलिए उनको लिखा जाता है। तो बताओ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँगी, है ना। तो देखो साइज क्या हो गया, और भी कम हो गया। क्लियर क्या, तो ये क्या कहलाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। समझ में क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। तो ये क्या थे, केसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी स्पीसीज या एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, वो वाली चीज़ है, ठीक है। अब बात आई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को बताया है ना, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को बताया है, वैसे आप लोग क्या करोगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ोगे। समझ में आ रही है, क्लियर मेरी बात है। वैसे ही क्या पढ़ोगे आप लोग, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ोगे, ठीक है। क्लियर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की परिभाषा, केसेस ऑफ लैंथेनॉइड कंप्लीट। अब देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हो गया, होता ही है, ठीक है। अब हो गया तो नॉर्मली इसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो चीज़ देख लेते हैं। समझ में आ रही है, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सीरीज में लैंथेनॉइड की एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, कम होती जाती है। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब पहला कॉन्सिक्वेंस तो देखो इसका ये होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का पहला पॉइंट, एटॉमिक और आयनिक जो रेडियस हैं वो क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। समझ में, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ देखना क्या होता है कि जो लैंथेनॉइड होते हैं, है ना, लैंथेनॉइड इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही, लैंथेनॉइड वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाता है, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड कहलाता है। समझ में आ रही है। इनमें क्या होता है, जैसे ये लैंथेनम से स्टार्ट हुआ, है ना, और कहाँ गया, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा होता है, वीक बेस, ड्यू टू, किस कारण, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि देखना, बताओ ये Lu और Le, ये ज़्यादा साइज है ना, ये कम साइज, ठीक है। दूसरी चीज़, ज़्यादा साइज तो बॉन्ड की नेचर कैसी हो गई, आयनिक, ड्यू टू फजांस रूल, है ना, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे
लेस साइज, तो बॉन्ड की नेचर कैसे हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कैसा, लेस स्टेबल, ये कैसा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल बॉन्ड है ना। तो बताओ ये इजीली OH माइनस देगा क्या, नहीं देगा। बताओ ये इजीली OH माइनस देगा क्या, बिल्कुल देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो इजीली H प्लस आयन दे दे वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इजीली H प्लस सॉरी जो इजीली OH माइनस आयन दे दे वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इजीली OH माइनस आयन नहीं दे वो वीक बेस। तो मैं ये कहूँ क्या कि जो इनकी बेसिसिटी है ना, मैं कहूँ बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड्स क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड नहीं, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनाइड। तो मैं देखूँ द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनाइड्स कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में मेरी बात, ठीक है। पहली चीज़। नेक्स्ट देखो, ये वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक एयर है ना, एटमॉस्फेरिक एयर से क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। समझे मैं आ रही है मेरी बात आप लोगों को, क्या बना लेते हैं, ये ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। देखना ज़रा, Ln2O3, ये कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। सेम वैसे ही नेचर, देखो बेसिसिटी का मतलब होता है इसके बीच का बॉन्ड का टूटना, है ना। अब चाहो तो ये OH हो, चाहो तो ये ऑक्साइड हो, समझ में आ रही। तो वैसे ही नेचर शो करता है ना, क्लियर। बेसिसिटी इनकी भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, समझ में। इनकी बेसिसिटी भी लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। समझ में आया क्या, ऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड हो, क्लियर ये चीज़, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि अपन ये पढ़ते हैं। देखो एक तो क्या होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज, ठीक है। देखो इधर ठीक है, इतना लिखा। है ना, ये कुछ एलिमेंट लिखे हैं मैंने, किसके 3D सीरीज के, 4D सीरीज के और 5D सीरीज के। समझ में मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात क्लियर ना। अब देखो क्या होता है कि इसमें जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, है ना, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लैंथेनाइड। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लैंथेनाइड पाए जाते हैं। समझ में आ रही है, ये लैंथेनाइड है ना, जो लैंथेनाइड यहाँ पे होते हैं,
ये क्या शो करते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या शो करते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे तो उसका इफेक्ट इन पर भी पड़ता है। ये जो एलिमेंट होते हैं उन पर भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, है ना, जो एलिमेंट होती हैं उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। इतना ज़्यादा सेम हो जाता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। और बताओ अगर ऐसा सेम हो गया तो इनका जो सेपरेशन होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। क्यों होगा सेपरेशन? क्योंकि सेम चीज़ है ये तो, है ना, सेम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इन कंपाउंड एलिमेंटों को, है ना, इनको 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 क्या कहा जाता है? केमिकली ट्विन्स। समझ में आएगी मेरी बात? ये क्या कहलाते हैं? केमिकली ट्विन्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड केमिकली ट्विन्स। समझ में मेरी बात है? ठीक है। ऑलमोस्ट क्या रखते हैं? ये सेम साइज रखते हैं। क्लियर ये चीज़? ठीक है। एक बात तो ये, दूसरे देखो, दूसरी देखना, दूसरी क्या है? ये क्या है? इट्रियम है ना। बताओ अपन बात करें इसकी इंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। बताओ साइज अप टू डाउन जाने पर बढ़ना चाहिए ना, है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। साइज एक ग्रुप में बढ़ता है। ठीक है। इसका साइज इससे कम है ना, इसके इंडियम से ज़्यादा है इसका साइज। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो इट्रियम है ना, ये हैवी लेंथेनॉइड्स के साथ पाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में है क्या बात? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इट्रियम लाइज विथ हैवी लेंथेनाइड्स। बात ये भी समझ में है क्या? ठीक है। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नेक्स्ट पॉइंट क्या चल रहा है? कॉन्सिक्वेंस चल रहे हैं। समझ में ये वाली बात भी। नेक्स्ट देखो एक और चीज़, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट मैं लिखूं, अपन 5D सीरीज की बात करें तो लेंथेनाइड 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, है ना, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। 5D सीरीज में क्या पाए जाते हैं? लेंथेनाइड। ठीक है। और लेंथेनाइड क्या शो करते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड क्या शो करते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, लेंथेनाइड क्या शो करते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। और इस कारण, है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 5D सीरीज है ना, 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है 5D सीरीज के एलिमेंटों की, वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्या थे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कंसिक्वेंस, है ना, कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है? कंप्लीट हो चुका है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा ही आप लोग पढ़ोगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वही वैसे ही परिभाषा उसकी, वैसे ही उसकी केसेस ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वैसे उसके कंसिक्वेंस ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्टिनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या हो गया? HW। समझ में आ रही? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जैसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पूछ सकता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आप इसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।